नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़े कार्यक्रम दुनिया इस हफ्ते के रविवारीय विशेषांक में आपका स्वागत है। मेरा नाम है नील। जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बारे में आपसे बातचीत करते हैं। आज एक बार फिर ऐसी ही खबर का विश्लेषण करेंगे। आज के खास एपिसोड में बड़ी खबर के अलावा दूसरी खबरों पर भी बात करेंगे, मगर पहले बात बड़ी खबर की। आपने एक कहावत सुनी होगी, तू डाल डाल मैं पात पात। यानी तुम्हारी चालों से हम खूब वाकिफ हैं, हम तुम्हें खूब समझते हैं और तुमसे कुछ ज्यादा ही होशियार हैं। ऐसा ही कुछ मामला इन दिनों अमेरिका और चीन के बीच देखने को मिल रहा है, जिसमें ये दोनों देश खुद को एक दूसरे से 21 साबित करने पर तुले हुए हैं। इसके लिए दोनों देश अलग अलग स्तर पर गुटबाजी को अंजाम भी दे रहे हैं। कभी किसी देश को सुरक्षा के नाम पर गुट में शामिल करने की चाल चली जा रही है, तो कभी किसी देश को अपने पाले में करने के लिए सिक्के खनकाए जा रहे हैं। इस मामले में दोनों ही देश किसी तरह से पीछे नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें नया क्या है, तो दरअसल हाल ही में अमेरिका ने फिलीपींस के साथ एक समझौता किया है। इसके तहत अमेरिकी सेना अब फिलीपींस के 4 और सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल कर सकती है। अमेरिका की माने तो इस समझौते से फिलीपींस में मानवीय और प्राकृतिक संकट के दौरान तेजी से सहायता पहुंचाने में मदद मिल सकेगी। इसके अलावा यह अन्य साझा चुनौतियों में भी सहायक सिद्ध होगा। लेकिन जानकार इसके अलग मायने निकाल रहे हैं। उनके मुताबिक यह समझौता चीन को घेरने के लिए अमेरिका का एक और नया कदम है। वहीं चीन ने इसकी आलोचना करते हुए कहा है कि यह समझौता क्षेत्रीय तनाव को बढ़ावा देगा, साथ ही यह क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए भी खतरा पैदा करेगा। अब सवाल उठता है कि चीन आखिर ऐसा क्यों कह रहा है? ऐसा क्या है इस समझौते में जिसकी वजह से चीन इस तरह की टिप्पणी कर रहा है? इसके अलावा जानकार भी ऐसा क्यों मान रहे हैं कि यह समझौता चीन को घेरने के लिए किया गया है? और एक सवाल यह भी कि अगर चीन इसे अपने खिलाफ मान रहा है, तो आखिर फिलीपींस ने ऐसा समझौता किया क्यों है? फिलीपींस इसके माध्यम से कौन से रणनीतिक हित साधने में लगा है? ऐसे ही दूसरे सवालों की जवाब हम तलाशने की कोशिश करेंगे, मगर सबसे पहले इस समझौते और इसके इतिहास के बारे में जान लेते हैं। करीब 3 दशक पुरानी बात है जब उत्तरी फिलीपींस में सुबिक खाड़ी में संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा विदेशी नौसैनिक अड्डा हुआ करता था। 1960-70 के दशक में वियतनाम में कार्यवाही करने के लिए इस अड्डे का सहारा लिया गया था। लेकिन 90 के दशक में जब इसे लेकर लीज बढ़ाने की बात आई, तो फिलीपींस की सीनेट ने लीज विस्तार को खारिज कर दिया। इसके बाद इसे साल 1992 में बंद कर दिया गया था। लेकिन अपने बड़े ठिकानों के बंद होने के 30 से ज्यादा सालों बाद अमेरिका यहां अपनी सैन्य ताकत के पुनर्निर्माण के लिए लगा हुआ था। इस कड़ी में दोनों देशों के बीच ईडीसी एग्रीमेंट यानी संवर्धित रक्षा सहयोग समझौता हुआ। इसके तहत अमेरिका को फिलीपींस के 5 ठिकानों का इस्तेमाल करने का अधिकार दिया गया था। लेकिन हालिया हुए समझौते से अमेरिका की फिलीपींस में पहुंच पहले के मुकाबले और ज्यादा व्यापक हो जाएगी, पहले यानी वियतनाम के दौर के मुकाबले। इस समझौते के बाद अमेरिकी सेना अब फिलीपींस के 4 और सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल कर सकती है। मूल रूप से यह समझौता साल 2014 में किया गया था, लेकिन साल 2016 से 2022 के बीच फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतेर्ते ने इस पर रोक लगा दी थी। लेकिन उनके राजनीति से संन्यास लेने के बाद फिलीपींस में फर्डिनांड मार्कोस जूनियर नए राष्ट्रपति बनकर आए। इन्होंने अमेरिका के साथ रिश्तों को मजबूत करने में दिलचस्पी दिखाई। इसे मौके के रूप में लेते हुए अमेरिका ने हालिया समझौता किया है। इससे ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि अमेरिका अब ताइवान के पास और दक्षिण चीन सागर में चीन की गतिविधियों पर बेहतर तरीके से नजर रख सकेगा। हालांकि अमेरिका के ये नए सैन्य ठिकाने कहां होंगे, इसे लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन इतना जरूर बताया गया कि ताइवान के पास स्थित फिलीपींस के लुजोन द्वीप पर 3 ठिकाने हो सकते हैं। अगर पूर्वी एशिया के नक्शे पर नजर डालें तो इस पर अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के कई सैन्य ठिकाने नजर आते हैं। ये सैन्य ठिकाने उत्तर में दक्षिण कोरिया और जापान से लेकर दक्षिण में ऑस्ट्रेलिया तक फैले हैं। अब आपके मन में जो सवाल आ रहा होगा वो ये कि चीन की आपत्ति के बावजूद फिलीपींस ने इस समझौते को क्यों अंजाम दिया। दरअसल फिलीपींस का चीन के साथ कई मुद्दों पर विवाद है।
हालांकि पहले इन दोनों देशों के बीच ऐसा कोई बड़ा विवाद नहीं था, लेकिन विवाद की ठोस नींव तब पड़ी जब साल 2012 में चीन ने फिलीपींस के स्कारबोरो शोल पर कब्जा करने की कोशिश की। इसके बाद चीन के लिए फिलीपींस के मन में नफरत तब और बढ़ गई जब चीन ने इलाके में कृत्रिम द्वीप बनाना शुरू किया। साल 2014 से अब तक चीन इस इलाके में करीब 10 कृत्रिम द्वीप बना चुका है। इनमें से एक मिस्चीफ रीफ द्वीप है। ये फिलीपींस के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में पड़ता है। साथ ही ये फिलीपींस मिलिट्री बेस के भी बेहद करीब है। इसके अलावा फिलीपींस को दक्षिण चीन सागर के नाम पर भी आपत्ति है। वो इसे वेस्ट फिलिपिन सी कहता रहा है। रणनीतिक विशेषज्ञों द्वारा अक्सर ऐसे आरोप लगाए जाते रहे हैं कि चीन दक्षिण चीन सागर का नक्शा नए सिरे से बना रहा है। इन सभी कारणों से फिलीपींस बहुत चिंतित है, लेकिन इस मामले में हस्तक्षेप करने के रूप में वो खुद को कमजोर पाता है। उसे लगता है कि चीन से अकेले निपटना उसके बस की बात नहीं। इसलिए इलाके में चीन से टक्कर लेने के लिए उसने कई देशों के साथ अलग अलग स्तर पर समझौते किए हैं, लेकिन अमेरिका के साथ उसका समझौता सबसे अहम माना जा रहा है। अच्छा, इन सबके इतर फिलीपींस में इस समझौते का विरोध भी हो रहा है। दरअसल फिलीपींस में अमेरिकी सैनिकों की हिंसा और उत्पीड़न की कहानियां इतिहास में भरी पड़ी हैं। ये कहानियां वहां के लोगों के जेहन में अभी भी बसी हुई हैं। ऐसा कहा जाता है कि फिलीपींस से अमेरिकी सैनिकों के लौटने के बाद वहां करीब 15,000 बिना पिता के बच्चे मां के साथ रहने को मजबूर हुए थे। इसलिए खबरों के मुताबिक फिलीपींस के वामपंथी दल इस नए समझौते का विरोध कर रहे हैं। अब एक दूसरा सवाल आ रहा होगा आपके मन में कि ये कौन सी कहानियां हैं? अमेरिकी सैनिकों ने ऐसा क्या किया था जिसकी टीस आज भी फिलीपींस के जनमानस में व्याप्त है? तो इसका जवाब देंगे किसी दूसरे एपिसोड में। तब तक के लिए अगर आपको जवाब पता है तो कमेंट करके जरूर बताएं। अब बारी है इस कार्यक्रम के रविवारीय विशेषांक दुनिया मेरे आगे की, जिसमें हम बात करेंगे दूसरी अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। पहली खबर में बीते दिनों जापानी विदेश मंत्री हायाशी योशिमासा और चीनी विदेश मंत्री किन गैंग ने फोन कॉल पर बात की है। इस बातचीत में दोनों मंत्री सभी स्तरों पर घनिष्ठ संचार बनाए रखने पर सहमत हुए हैं। साथ ही द्विपक्षीय संबंधों को सुधारने का तरीका खोजने के लिए भी दोनों ने अपनी मंजूरी दी है। खबरों की माने तो इस बातचीत में दोनों देश रचनात्मक और स्थिर संबंधों की दिशा में काम करने के लिए सहमत हुए हैं। जापान की ओर से हायाशी ने इस बात को उठाया कि जापान चीन की तीव्र सैन्य गतिविधियों से गंभीर रूप से चिंतित है। विशेष रूप से विवादित सेनकाकू या दियाओऊ द्वीपों को लेकर जापान की चिंता ज्यादा है। वहीं चीनी विदेश मंत्री किन ने अनुरोध किया कि जापान विवादित द्वीपों के संबंध में दक्षिणपंथी ताकतों के उकसावे में न आए। हायाशी ने ताइवान जलडमरू मध्य में शांति और स्थिरता के महत्व को रेखांकित किया, तो किन ने जापान से ताइवान के संबंध में कथनी और करनी में सतर्क रहने को कहा। दूसरी ओर अभी हाल ही में तुर्की और सीरिया में भीषण भूकंप आया है। भूकंप के कारण वहां पर व्यापक जनधन की हानि हुई। रिक्टर पैमाने पर इस भूकंप की तीव्रता 7.7 मापी गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक भूकंप उतना भयानक नहीं था जितने भूकंप के बाद आए आफ्टर शॉक्स थे। इसके चलते दोनों देशों में भारी तबाही का मंजर देखने को मिला है। खबरों के मुताबिक भूकंप के पहले दिन मरने वालों की संख्या करीब 15,000 थी। हालांकि यह आंकड़ा अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। वैसे तो यहाँ की स्थानीय एनडीआरएफ टीम बचाव और राहत कार्यों के लिए जुटी हुई है, लेकिन वैश्विक स्तर पर कई देश इस गंभीर स्थिति का मुकाबला करने के लिए सामने आए हैं। इन देशों में भारत भी शामिल है। भारत ने ऑपरेशन दोस्ती के नाम से सहायता का हाथ बढ़ाया है। भारत द्वारा भेजी गई सहायता में बचाव कर्मी, आवश्यक वस्तुएं, चिकित्सा उपकरण और डॉग स्क्वाड आदि शामिल हैं। भारत द्वारा की गई सहायता को वैश्विक स्तर पर भी काफी सराहा जा रहा है। अगली खबर में हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि अफगानिस्तान में एक बार फिर से हालात अशांत हो सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ISIS-K यानी इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड लेवेंट खुरासन ने अफगानिस्तान में भारत, चीन और ईरान के दूतावासों के खिलाफ आतंकवादी हमले शुरू करने की धमकी दी है। इसमें दावा किया गया है कि आतंकवादी संगठन ISIS-K तालिबान और UN के सदस्य देशों के बीच रिश्ते कमजोर करना चाहता है। जानकारों की माने तो ISIS-K ने खुद को तालिबान के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी के तौर पर स्थापित कर लिया है।
वो दिखाना चाहता है कि तालिबान देश को सुरक्षा नहीं दे सकता। मध्य और दक्षिण एशियाई क्षेत्र में ISIS-K की वर्तमान ताकत का अनुमान 1000 से 3000 लड़ाकों के आसपास लगाया जाता है। इनमें से करीब 200 लड़ाके मध्य एशियाई मूल के हैं। गौरतलब है कि बीते साल जून महीने में भारत ने काबुल में फिर से दूतावास के रूप में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई थी। भारत ने यहां अपनी तकनीकी टीम तैनात की थी। अब नोट कर लेते हैं आज का सवाल है, दक्षिण चीन सागर वैश्विक तनाव का नया कारण बन सकता है? टिप्पणी कीजिए। हमारा कार्यक्रम आपको कैसा लगता है और इसे लेकर आपके क्या सुझाव हैं, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। नमस्कार।